स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 से लहासा की ओर। यह राहुल संस्कृतायन द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है, जिसमें राहुल संस्कृतायन तिब्बत के समाज के बारे में, वहां के भौगोलिक चीजों के बारे में, लोगों के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, नेपाल से होकर के तिब्बत जाने का यह मुख्य रास्ता है। इसके अलावा भी बड़ी कलिंगपोंग एक रास्ता है जो उस वक्त खुला नहीं था, और यह व्यापारिक मार्ग जो है नेपाल से और भारत से जो भी चीजें हैं तिब्बत इसी रास्ते से होकर के जाया करता था, जिस कारण से यह एक व्यापारिक मार्ग बन गया था और यह एक सैनिक मार्ग भी था। इस वजह से जगह जगह पर फौजियों का बंकर बनाया गया था, चौकियां बनाई गई थी, किले बनाई गई थी। और एक समय ऐसा भी था जब चीनी जो पलटन है यहाँ पे रहा करती थी। इसीलिए अब तो वह ध्वस्त हो गया था, तो आसपास के किसान जो है वहां पे बसेरा बना लिया था और आबादी बना लिए थे। तो ऐसे ही जगह पर जो लेखक है, एक जगह कोई भी किला जो है चीनियों का किला, वहां पे रुकते हैं और वहां चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद वह क्या करते हैं, वहां के लोगों के बारे में, वहां के जातियों के बारे में बात करते हैं कि वहाँ जाति पाति की भेदभाव नहीं है, छुआछूत की भावना नहीं है, औरतें जो है वह पर्दा नहीं करती हैं। अगर निम्न श्रेणी के भिखारी हैं या भिखमंगे हैं तो उन्हें घर में आने की इजाजत नहीं है। वैसे अगर कोई अनजान भी हो तो वह घर में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ की महिलाओं को चाय बनाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड अधिक पड़ती है। इस वजह से आप चाय बनाने के लिए कह सकते हैं, वो आपको चाय बना करके दे सकते हैं, लेकिन आपको जो सामग्री है चाय बनाने की वो आपको खुद ही देना पड़ेगा। चीनी और शक्कर या मक्खन जो है वो आप लोग को ला करके देना पड़ेगा। परितक की चीनी किला से आगे जब बढ़ते हैं लेखक, तो वहां एक टोल टैक्स बोल सकते हैं आप, राहदारी मांगने के लिए एक व्यक्ति आते हैं। क्योंकि लेखक के साथ उनके मित्र थे जिसका नाम सुमति था, एक मंगोलियन भिक्षु था, वह भी उनके साथ था। और उनका वहां पे काफी जान पहचान होने के कारण उन्हें पास मिल गया था, परमिट मिल गया था जाने के लिए। तो वे लोग वहां से पास कर जाते हैं, चिट दे करके या परमिट दे करके। आगे वह ठोंडला पहुंचते हैं। जगह का नाम आप लोग अच्छे तरह से याद रखोगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी हो जाता है जगहों का नाम याद रखना जब आप यात्रा वृतांत करते हो। तो ठोंडला के आखिरी गांव में पहुंचते हैं। सुमति के वहां बहुत जान पहचान थे, जिस कारण से वहां पे भिखारी के भेष में होने के कारण भी यहाँ जो दोनों थे वो भिखारी के भेष में था। और भिखारी के भेष में क्यों थे तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो भिखारी के भेष में था, फिर भी उन्हें ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। लेखक कहते हैं कि 5 साल पहले जब हम यहाँ आए हुए थे तो अच्छे भेष में थे, घोड़े पर सवार होकर के हम आए हुए थे, फिर भी मुझे रहने का उतना अच्छा जगह नहीं मिला था। एक गरीब झोपड़े में हमें रहना पड़ा था, समय गुजारना पड़ा था। लेकिन जब सुमति के साथ आए थे तो उन्हें अच्छा जगह मिल गया था। क्यों? क्योंकि सुमति के जान पहचान वहां पे थे। तो इससे पता चलता है कि लोगों को वहां पे क्या करना है, कि जान पहचान होना बहुत जरूरी है। आगे जगह था डांडा ठोंडला, आगे जो उन्हें जाना था डांडा ठोंडला पार करना था। अब देखिए डांडा क्या है, एक पहाड़ी है, और ठोंडला जो पास होता है, तो उन्हें पार करना था। और यह तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई थी। इस वजह से, और आसपास में कोई गांव गिराव भी नहीं था, गांव भी नहीं थे आसपास, वहां से कोई लोग भी बहुत कम गुजरा करते थे, जिस कारण से डाकुओं का खतरा बना रहता था और डाकुओं के छुपने की यह सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती थी। लेखक कहते हैं कि वहां तिब्बत में कोई भी हथियार रखने का कानून नहीं होने के कारण सभी लोग वहां हथियार रखना आम बात हो गई थी। तो डाकू भी हथियार रखते थे, तो हो सकता है कि व्यापारी भी हथियार रखेंगे। इसीलिए डाकू क्या करते थे, पहले लोगों को मारते थे उसके बाद लूटते थे, क्योंकि उन्हें भी लगा रहता था कि अगर व्यापारी के पास हथियार हुआ तो उन्हें मार डालेंगे। क्योंकि लेखक कहानी वहां सुनते हैं कि पिछले ही साल यहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई थी, और बहुत कुछ वहां पे क्या होता है कि कोई वहां गवाह भी तो नहीं मिलेगा। इस वजह से वहां पे सरकारें भी क्या करती है, कोई वहां पे एक्शन नहीं लेती है, खुफिया विभाग में पैसे खर्च नहीं करती है। तो ये सब कानून व्यवस्था के बारे में लेखक बताते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो लेखक वहां पे बताते हैं कि जो अगर उन्हें जाते हुए वहां पे अगर उन्हें लगने लगता है कि कहीं उन्हें आभास होता है कि आगे हो सकता है वहां पे कौन हो, डाकू हो, तो वे नीचे अपनी टोपी उतार करके भीख मांगने लगते थे। कुची कुची एक शब्द है, दया दया, और कह के एक पैसे मांगने लगते थे, जिससे के कारण लोगों को लगता था कि वो तो भिखारी हैं, उनके पास पैसे क्या होंगे, इस वजह से वो बच जाते थे। और लेखक को वहां से डांडे के से और 17 से 16 मील दूर जाना था, 16 से 17 मील और दूर जाना था, चढ़ाई थी। इस वजह से लेखक सुमति से कहते हैं कि क्यों ना लड़कोर तक के लिए हम घोड़ा कर लेते हैं। अब लड़कोर जाने के लिए अगर वहां से घोड़ा कर लेंगे, क्यों करेंगे, ताकि उनके पास तो सामान भी काफी है। इस वजह से वह क्या करेंगे, उस सामान को घोड़े पर लाद देंगे और वह उस पर चढ़ करके आगे भी जा सकते हैं। दूसरे दिन दोनों घोड़े पर बैठते हैं और सवार होकर के डांडे के लिए चलते हैं। और डांडे के जाने से पहुंचने से पहले ही कुछ दूर रुक करके वे लोग चाय पीते हैं और दोपहर के वक्त वो डांडे पहुंच जाते हैं। डांडे जो है 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर था। और लेखक बताते हैं कि इतनी ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी पर डांडे के एक देवता थे, जिसकी वहां पे मंदिर थी और वो अच्छे से सजाया गया था, पत्थरों से, जानवरों के सिंघों से, और कपड़े की जो झंडियां हैं, कपड़े की झंडियों से सजाया गया था वह जगह। और लेखक कहते हैं कि उनके साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति साथ साथ चल रहे थे। और चलते हुए लेखक का जो घोड़ा है वह धीमे चलने लगा, जिस कारण से लेखक पीछे हो जाते हैं। लेखक को ऐसा महसूस हुआ हो सकता है कि घोड़ा जो है वह थक गया हो या थकावट के कारण ऐसा चल रहा हो, इसलिए उन्हें मारना भी उचित नहीं समझते हैं और वे आगे चलते रहते हैं। लेकिन उनका जो मित्र है वो आगे निकल जाते हैं, काफी आगे निकल जाने के कारण लेखक क्या होता है, भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। और लगभग दाहिने बाएं तरफ से अगर जब निकल जाते हैं तो उन्हें कुछ दूर जाने के बाद, यानी कि लगभग 1.5 से 1.5 मील तक जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि लड़कोर का रास्ता तो दाहिनी तरफ जा रहा है। इस वजह से वो वापस आते हैं और जब वापस आते हैं तो सुमति उन्हें देख करके बहुत गुस्सा करते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि मंगोलों का जो मुख होता है वो तो लाल होता है ऐसे भी, और गुस्से में जब वो और भी उसका चेहरा जो है वह लाल हो गया था। लेकिन जब असली वजह वहां बताते हैं लेखक, तब जाकर के उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वे लोग वहां से आगे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आया था उतना जल्दी उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। अब लड़कोर में जब पहुंचे तो उन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। क्यों? क्योंकि जगह जगह जो सुमति है वो तो वहीं के रहने वाले थे, मंगोल के, तो उनके अच्छे खासे जान पहचान थे, तो हर जगह जान पहचान थे। तो लड़कोर में भी उसके जान पहचान थे, जिस कारण से उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब वहां पे क्या किए, उन्होंने चाय और सत्तू खाया और रात में उन्हें खाने के लिए थुक्पा मिला, जिसे खा करके वह सो गए। आगे का जो पड़ाव चढ़ना था उन्हें टिडरी जाना था, और टिडरी का उसके पहले टिडरी के जो विशाल मैदान थे उसके बारे में लेखक बताते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ था मैदान, ऐसा लग रहा था कि टापुओं से घिरा हुआ है। और टिडरी समाधि गिरी में जब पहुंचते हैं वे दोनों, तो सुमति को अपने जजमानों से, वहां चूंकि उनके जान पहचान बहुत थे, तो जजमानों के पास जाना था और उन्हें गंडे बेचना था। तो गंडे क्या होता है, तो एक तरह के कपड़े होता है जिसमें गांठ बांध के मंत्र फूंका जाता है, तो वो उन्हें देना था। यहाँ लेखक कहते हैं कि सुमति को कहते हैं कि आप क्या करो, जहां पे हम लोग ठहरते हैं वहां पे ही बांट दो, लेकिन दूसरे गांव मत जाओ। मैं तुम्हें क्या करूंगा, लहासा पहुंच करके पैसे दे दूंगा इसके। तो वहां सुमति मान जाता है और वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने पर उन्हें तो आगे जाना था, तो वो लोग जल्दी निकलते नहीं है, लेकिन 2 बजे क्या होता है, दोपहर हो जाता है, तो 2 बजे सूर्य जो है उसके मुंह पर पड़ता है, तो जिस कारण से जलन होने लगती है। तो अब वो लोग, और पीछे जो है बर्फ है और ऊपर सामने से गर्मी पड़ रही है, सूर्य की किरण पड़ रही है, इस वजह से वो लोग पेट पर सामान लादते हैं, लाठी लेकर के आगे चलते रहते हैं।
अब वहां पे तो जान पहचान तो था ही तिगरी में, तो उन लोग को तिगरी आगे जाना था। तो इस वजह से वहां पे सुमति के तो जान पहचान थे, तो वो लेखक को कहते हैं कि क्यों ना हम शेखर विहार होकर के चले, क्योंकि वहां भी उनका जान पहचान था और किसी व्यक्ति से मिलना था सुमति को। इस वजह से शेखर विहार होकर के वो लोग चलते हैं। वहां पे वर्णन करते हैं लेखक कि जो तिब्बत की जमीन है वो बहुत जागीरदारों में बटी हुई थी। यहाँ जागीरदार जो है क्या करते हैं, आपस में जमीन, छोटे छोटे जमीन जो है बटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा है जमीन का वह किस में बटा हुआ है, मठों में बटा हुआ है। और मठ में बटा होने के कारण वहां जो भी भिक्षु आते हैं वो सभी क्या करते हैं, वहां पे खेती करते हैं और बेकार खेती करते हैं। एक्चुअली में क्या होगा कि वहां पे जो भी जाएगा रहने के लिए और खाने के लिए वहां जगह मिल जाता है, अच्छी जगह मिल जाती है, बदले में वो लोग खेत में कुछ काम कर देते हैं। तो यहाँ बताते हैं, और जो मुखिया होता है भिक्षु का वो भद्र पुरुष होते हैं। तो यहाँ लेखक को मिलता है तो वो बहुत भद्र पुरुष थे, बहुत प्रेम से अच्छे से बात किए, उन लोगों से मिला। और यहीं पे लेखक कहते हैं कि यहाँ एक अच्छा मंदिर था और उसमें कंजूर हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जिसे लेखक को पढ़ना था, पढ़ने में की इच्छा जताई। तो उन्हें पढ़ना था, तो उनका जो मित्र है सुमति, वो कहते हैं कि ठीक है आप पढ़ो। और एक एक पोथी जो है 15-15 शेर की थी। इस वजह से वो सोचा कि पढ़ने में 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। इस वजह से उसके मित्र सुमति बोले कि मैं अपने जजमानों से मिलकर के आता हूँ आसपास के गांव से। तो बोले ठीक है आप जाओ, और मिलकर के आने के लिए वो चले गए। लेकिन उन्हें लगा कि 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन सुमति जो है उसी दिन दोपहर के बाद आ गए थे। और जब आ गए थे तो उन्हें आगे जाना पड़ा। तो उन्होंने अपना सामान लिया और वहां से जो है उनको जाना था कहाँ, तिद्री। तो वहां से वो लोग विदाई होकर के निकल लिए तिद्री गांव के। तो आई होप आप लोगों को ये जो यात्रा वृतांत है लेखक का, राहुल संस्कृतायन का, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे कि जो हर एक रास्ता का जो नाम है अलग अलग, ये काफी कठिन है। आप लोग इसे ध्यान से देखोगे, समझोगे, और जो भी चीजों का वर्णन यहाँ पे लेखक करते हैं उसे आप लोग ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बना पाओगे। तो अगला जो आने वाला वीडियो है हमारा, वह आपको क्वेश्चन आंसर का ही होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। धन्यवाद।